नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। मानसून सत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हो जाएगी। बता दें कि आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है। सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं अहम बिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष आज भी कर सकता है हंगामा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सवालों के जरिए विपक्ष सरकार को घेरेगा। आपको यह भी बता दें कि सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हो जाएगी। पहले दिन की बात करते हैं तो लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया था। सदन के पटल पर आज भी अहम बिल रखे जा सकते हैं। विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। तो हंगामेदार रहने के आसार लगातार बने हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ से हमारी संवाददाता जया सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। जया, जिस तरीके से आज तीसरा दिन है, 11 बजे कार्रवाई शुरू होनी है। जानकारी ये भी है कि इस बार पटल पर कई अहम बिल रखे जा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस कार्रवाई को लेकर? जी प्रद्युम्न, आज जो विधानसभा सत्र का वो तीसरा दिन है और साफ तौर पे ये बताया जा रहा है कि आज का जो भी सत्र है वो हंगामेदार रहने का पूरा आसार है, क्योंकि कल आपने देखा कैसा आक्रामक रुख अखिलेश यादव ने अख्तियार कर लिया था जब विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने प्रवेश किया विधान भवन में। सदन के सामने जब सतीश महाना बैठे थे तो उन्होंने लगातार जैसे ही विधान भवन में प्रवेश करते हैं वहां से ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर वो लगातार सरकार पर सत्ता पक्ष में हमला करना शुरू कर देते हैं। सतीश महाना का तुरंत जवाब आता है कि अखिलेश यादव जी, बहुत ही अनुरोध के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आप किन मुद्दों पे चाहते हैं यहां पे बहस हो और चर्चा हो। अखिलेश यादव का साफ तौर पे, क्योंकि देखिए प्रद्युम्न, नियमावली होती है, हर नियमावली के तहत नेता प्रतिपक्ष को अपना प्रस्ताव रखना होता है कि हम आज इस नियमावली के तहत यहां पे चर्चा चाहते हैं। लेकिन सोचिए, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, लेकिन जैसे ही प्रवेश करते हैं विधान भवन के अंदर वहां से तुरंत वो हमलावर हो जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के बदहाली को लेकर तमाम उनके 111 विधायक नारेबाजी करते हुए योगी आदित्यनाथ भी समक्ष बैठे रहते हैं। वहां पे हमला किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सपा के काल में जो भी कार्य किए गए थे उसको सबको रोक दिया गया है। चाहे गोरखपुर में एम्स की बात हो, वहां पे हमने जमीनें दी, लेकिन आप अपना वहां पे अपना कह रहे हैं कि हमने वहां पे निर्माण कराया है। साथ ही साथ सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल के में लगातार उनका कहना था कि डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही है, जो सुविधाएं हैं वो लचर हैं। लगातार देखने को तस्वीरें मिलती हैं, चाहे कन्नौज की घटना हो या सीतापुर की घटना हो, इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे लाशों को कंधों पे लेके जाया जाता है, कैसे ग्रामीण मजदूर गरीब किसान होते हैं वो कैसे अपने जो भी उनके घर में मरीज होता है कैसे वो इलाज के लिए ठेले पर लेकर जाते हैं। तो इस तरह का उन्होंने जिक्र किया। उनका कहना था कि ब्रजेश पाठक भी छापेमार मंत्री हैं, उनका भी कहीं न कहीं गैर मान्यता के साथ आपने भर्ती कर ली है। 2 मंत्री आपके बेरोजगार चल रहे हैं, आप उनको बजट नहीं दे रहे हैं। इस चीज को स्वीकार करिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरीके से निजीकरण आप कर रहे हैं, सभी चीजें निजी प्राइवेट सेक्टर्स को दे रहे हैं। साथ ही साथ एमआरआई हो या सीटी स्कैन हो, सब कुछ आपने निजी हाथों में दे दिया है। जो कि हमारी सरकार में एमआरआई और एक्सरे के पैसे नहीं लगते थे, वो आपके सरकार में पैसे लग रहे हैं। तो इस तरीके से जो सदन की शुरुआत होती है, सतीश महाना बीच में कूद जाते हैं। सतीश महाना का कहना होता है कि अखिलेश जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, ये बताइए कि चर्चा किस पे चाहते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं नियमावली 311 के तहत हम चर्चा चाहते हैं, जो कि 300 नियमावली है प्रद्युम्न, वो 11 है, वो इसमें चर्चा का अधिकार ही नहीं है स्वास्थ्य से जुड़ी। लेकिन उनका कहना होता है कि 311, लेकिन वहीं पे सतीश महाना के कहना तो अखिलेश यादव, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपसे अनुरोध करेंगे कि 311 नियमावली को आप पढ़िए, क्या उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की चर्चा का अधिकार दिया गया है, तब हमें आप बताइए। तो सोचिए, उस समय कुछ पल के लिए अखिलेश यादव जो है थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपने सीट पे बैठ जाते हैं। लेकिन उनको तोपने ढाकने के लिए तमाम विधायक वहां पे खड़े होकर सतीश महाना पे भी कहते हैं कि आपने भी, जब हम मता प्रसाद उठ जाते हैं जो कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनका कहता है सतीश महाना जी, हमको याद है कि जब मैं पूर्व अध्यक्ष था, जब मैं विधानसभा अध्यक्ष का कार्रवाई करता था, तो आप विधायक के तौर पे 311 के तहत स्वास्थ्य की चर्चा करते थे। तो उनका सतीश महाना का भी, क्योंकि देखिए प्रद्युम्न, जो ये लड़ाई थी अखिलेश यादव की सत्ता पक्ष नेता सदन योगी आदित्यनाथ से तो थी, लेकिन सबसे बड़ा केंद्र में सतीश महाना से भी उलझ पड़े थे। सतीश महाना को भी कहीं ना कहीं केंद्र पे ले लिए थे। इन सब घटनाक्रम को बताने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि देखिए कैसे सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का तमाम सपा के विधायक और मुखिया अखिलेश यादव कैसे कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पे टोका, और मुख्यमंत्री जब स्वास्थ्य के जुड़े सवाल किए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम सपा से कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच और सपा दोनों
नदी के किनारे, दो नदी के किनारे हैं, तो ऐसे में सच का हम सपा से कल्पना करना मुश्किल है। और नेता सदन से हम अनुरोध करेंगे कि जब भी आप सदन में बोलिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का लोकतंत्र की व्यवस्था में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जब भी बोलिए तथ्यपरक सवाल करिए, हम तथ्यपरक जवाब देंगे। आपने कहा कि सीएचसी पीएचसी में डॉक्टर नहीं, आप मुझे बताइए कि आपके जो कार्यकाल था उसमें कितनी स्वास्थ्य सुविधा मजबूत थी, कितने भर्तियां आपने की, कितने इलाज दिया है, 102 108 का आपने एम्बुलेंस की सुविधा की बात की, कितने लोगों को मुफ्त किया था, कितने भर्तियां की, तमाम सवाल योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि हमारे इंसेफ्लाइटिस, जो कि आप अनुसूचित जाति की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, आपने देखा कि इंसेफ्लाइटिस के जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा इस वर्ग के लोगों के, इस वर्ग के बच्चों की मौत हुई, लेकिन क्या आपने इलाज कराया? इस मौसम में पूर्वांचल में 1200 से लेकर 2000 तक मौतें होती थी, लेकिन हमारी सरकार आई, उस पर लगाम लगाई, आज जो है वो शून्य स्तर पे पहुंच चुका है। चाहे मृत्यु दर हो, चाहे मातृ शिशु दर हो, ये तमाम मृत्यु दर को हमने कंट्रोल किया है। 1905 में जापान में दवा तो आ जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश तक पहुंचने में इंसेफ्लाइटिस की दवा को 100 साल लग जाते हैं, लेकिन हमने उसको महज 2017 में शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही हम सबसे पहले इसका रोकथाम का उपाय करते हैं। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि हमने 9 महीने में ही कोरोना का दवा यहाँ पे उपलब्ध कराई, 30 करोड़ की आबादी को हमने दवा, कोरोना का रक्षा कवच हमने लगाया, आपने देखा होगा, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार फैलाया है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का पूरा जो हमला था वो अखिलेश यादव पे केंद्रित था, क्योंकि अखिलेश यादव को यह भी एक तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दिया, तंज कसा कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष है, जब भी आप सदन में बोलिए तो सत्यापन करके आंकड़ों को रखिए, क्योंकि 125 करोड़ नहीं बल्कि हमारे 24 करोड़ की आबादी है जिनकी उम्मीदें इससे जुड़ी हैं विधानसभा कार्रवाई में। आप जब सत्य आंकड़े रखेंगे तभी सच बात पहुंचेगी, क्योंकि आपके जो आंकड़े हैं उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको पढ़ने के बाद ही अपनी बातों को रखिए। लेकिन देखा आपने कि हंगामा लगातार रहा, जब उनको अधिकार नहीं दिया गया स्वास्थ्य सुविधाओं पे चर्चा करने का, तो उन्होंने वेल में बैठ गए, वेल पे तमाम जो सपा के विधायक है वेल में धरने पे बैठ गए। धरने पे बैठने के बाद जब योगी आदित्यनाथ के जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुए, तो अखिलेश यादव का कहना था हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, हम अपने पूरे विधायकों के साथ वॉकआउट कर रहे हैं। तो उसके बाद से वो वॉकआउट कर लेते। इसके बाद योगी आदित्यनाथ अपनी सारी जो भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया उसको बताते हैं। उनका कहना होता है कि 75 जिले, 75 में 69 जिलों में हमने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया, गोरखपुर में हमने एम्स का निर्माण कराया, अभी भी 16 जिलों में हमारा जो है मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन है, वहां पे भी प्रस्ताव पारित होगा, उसको लेकर भी हम तैयारी कर रहे हैं। लगातार 5 लाख बीमा कवर हमने दिया, आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया, तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र किया। लेकिन कुल मिलाकर आज जो है अब देखने वाली बात होगी कि तीसरा दिन है, तीसरे दिन के सत्र में जो 4 विधेयक रखे हैं, क्या उस पर चर्चा मुमकिन हो पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल जया, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहां पर जरूर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके सपा के शासन काल पर भी यहां पर तंज कसा है। लेकिन देखिए सत्र छोटा है, तमाम चीजें सरकार के द्वारा भी रखनी है, विपक्ष भी लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज जो कार्रवाई होनी है 11 बजे होनी है, शुरू हो जाएगी कार्रवाई, क्योंकि ऐसे में कई तरीके के पटल यहां पर रखे जाएंगे, कई तरीके के प्रस्ताव यहां पर रखे जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आज शांतिपूर्ण तरीके से ये सत्र का जो आज दिन है, कार्रवाई है, वो चल पाएगी। देखिए अखिलेश यादव लगातार आक्रामक है, उनका जिस नियम में चर्चा करने के नियम का अधिकार नहीं, उस नियम से भी वो चर्चा करना चाह रहे। इससे आप उनके जो कार्रवाई को लेकर कितना वो मुस्तैद है, इसको आप देख सकते हैं। तमाम तरह के कल जो हमने आपसे चर्चा भी किया था कि 4 विधेयक रखने की बात कही जा रही है, कल विधानसभा के पटल पे नेता सदन की तरफ से रखा भी गया है। उत्तर प्रदेश कर सेवा कर माल, उत्तर प्रदेश सेवा माल कर का जो विधेयक उसको रखा गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश महर्षि प्रौद्योगिकी सूचना विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया है। इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही भविष्य निधि 1985 नियमावली में जो संशोधन की बात कही जा रही, उसका भी प्रस्ताव रखा गया। लेकिन इन तमाम प्रस्ताव रखने के बाद भी 11 बजे से 5 बजे तक कार्रवाई चली, लेकिन उसके बाद भी सपा के जो तमाम वो नेता थे वो इस पे कोई भी मुस्तैद नहीं लिया, कोई भी इसको लेकर सीरियस नहीं लिया कि इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि सदन का कार्रवाई है। उन्होंने लगातार स्वास्थ्य हमलों को लेकर ही हम लगातार नेता सदन पे हमलावर रहे। उनका लगातार कहना था कि हम जब भी करेंगे चर्चा स्वास्थ्य पे करेंगे। वेल में जाके उनके विधायक बैठ जाते हैं। अखिलेश यादव चर्चा करने से इंकार करने के बाद वो लगातार वॉकआउट अपने विधायकों के साथ कर लेते हैं, लगातार हमलावर रहते हैं। ट्वीट पे ट्वीट दोनों लोग में आवार पलटवार चलने लगता है, हमने भी देखा, आपने देखा। लेकिन
चलिए ठीक है जया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। एएनआई के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। दरअसल कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। तो देखिए दुखद सूचना सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव, कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ था। उसके बाद लंबे समय से कोमा में चल रहे थे राजू श्रीवास्तव और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। एएनआई के हवाले से यह बड़ी जानकारी आ रही है, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। तो देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दिल्ली एम्स में राजू श्रीवास्तव भर्ती थे। बीते लंबे समय से राजू श्रीवास्तव कोमा में चल रहे थे और आज सुबह ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इस खबर पर अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, क्योंकि एक लंबी जंग वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे, लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है कि उनकी निधन उनका हो गया है। क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए बिल्कुल राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। एम्स ऑफिशियल्स की तरफ से ये जानकारी आ गई है। सुबह 10:20 पर ये जो निधन है वो राजू श्रीवास्तव का हो गया है। दिल्ली एम्स में पिछले 42 दिन से जो है राजू श्रीवास्तव भर्ती थे। 59 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव ने जो अपनी अंतिम सांस है वो ली है। लगातार एक जिंदगी की जंग जो है राजू श्रीवास्तव पिछले दिनों जो है लड़ते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उसके बाद से ही लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पे वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे और दुआओं का दौर कहीं ना कहीं चल रहा था देश भर में कि राजू श्रीवास्तव जो है ठीक होते हुए जो है नजर आए, क्योंकि कई सारी यादें हैं। गजोदर का किरदार हो या फिर अन्य अन्य किरदार हो, उनके जरिए देशवासियों को खुश करने का काम जो है राजू श्रीवास्तव ने किया था। लेकिन 10 अगस्त को जैसे ही ये खबर आती है कि राजू श्रीवास्तव को कार्डियक अरेस्ट होता है और वो जो है अस्पताल में भर्ती होते हुए नजर आते हैं। और आज जिस तरीके से ये खबर आई है कि सुबह 10:20 पर राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, तो एक तरीके से दुख कहीं ना कहीं है। तमाम परिवारजनों की बात करें या फिर राजू श्रीवास्तव के फैंस की बात करें, एक बेहतरीन कॉमेडियन अगर बात करें तो देश ने जो है आज जो है खो दिया है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कॉमेडियन वो थे और अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। क्योंकि लगभग 42 दिन का जिस तरीके से अस्पताल में वो भर्ती रहे, बार बार डॉक्टर्स के द्वारा ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो स्वस्थ भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से ये खबर आई। क्या कुछ स्थिति उनकी अंतिम समय में रही है स्पर्श, इसके बारे में कोई जानकारी है? डॉक्टर्स से कोई बातचीत? देखिए लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर राजू श्रीवास्तव देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे और डॉक्टर्स भी ये कह रहे थे कि जो है दुआओं का असर जो है राजू श्रीवास्तव पर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोई ऐसा नया अपडेट जो है उनकी जो बीमारी थी जो चल रही थी उससे निकलकर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से 1.5 महीने से पिछले लगभग वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, परिवारजन जो है उनके साथ में देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे और दुआएं सेंस कर रहे थे किसी तरीके से राजू श्रीवास्तव जो है एम्स से ठीक होकर जो है वापस आते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से कार्डियक अरेस्ट हुआ था, तमाम एम्स प्रशासन की बात करें वो राजू श्रीवास्तव की देखरेख करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब ब्रेन डेड जो है वो राजू श्रीवास्तव का होता हुआ जो है नजर आ गया था और लेकिन उसके बावजूद जो है वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और परिवारजन चाहते थे कि अंतिम समय तक जो है कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश जो है राजू श्रीवास्तव को की जाए और कहीं ना कहीं ये कोशिश की भी गई थी। लेकिन आज जो है उनका जो शरीर था वो आज जो है कोई भी जो इक्विपमेंट्स लगाए गए उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था और आज 10:20 पर ये जो अंतिम सांस है वो आज राजू श्रीवास्तव ने जो है ली है। बिल्कुल स्पर्श, वैसे में एम्स में उनका निधन हुआ है, अस्पताल में फिलहाल घर के जो लोग हैं उसके अलावा और कौन कौन मौजूद है? परिवारजन की बात करें तो राजू श्रीवास्तव के परिवारजन जो है वहाँ पर मौजूद है। उनके भाई की बात करें, दीपू श्रीवास्तव की बात करें, वो वहाँ पर मौजूद है। उनके अलावा भी परिवार के सदस्य जो है मौजूद है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ जो वीवीआईपी डिग्नेटरीज है वो जो है राजू श्रीवास्तव के परिवारजन से मुलाकात करने जो है एम्स जो है पहुंचती हुई जो है नजर आए। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ परिवारजन जो है वो एम्स में जो है इस वक्त मौजूद देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि देखिए जिस तरीके से डॉक्टर्स की अगर बात करते हैं तो लगातार उनके ब्रेन डेड होने की बात का जिक्र पहले भी किया गया था, लेकिन उसमें धीमे धीमे करके सुधार जरूर हो रहा था। लेकिन अचानक से एक खबर सामने आती है कि आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। क्या कुछ और वजह रही है, इसकी कोई जानकारी आपके पास है?
देखिए, वजह यही थी कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम राजू श्रीवास्तव को एम्स अस्पताल में लगाया गया था, वो अब जो है सपोर्ट उनकी जो शरीर था वो नहीं कर रहा था। और पिछले जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, 42 दिनों से वो एम्स अस्पताल में भर्ती थे, तो सभी ये उम्मीद लगा रहे थे कि रिकवरी कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव की होती हुई जो है नजर आएगी। परिवार ये चाह रहा था कि अंतिम समय तक जो है कहीं ना कहीं लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है, वेंटिलेटर सपोर्ट जो है वो जो है ना हटाया जाए, इसलिए लगातार राजू श्रीवास्तव से जो वेंटिलेटर सपोर्ट है वो नहीं हटाया गया था। हालांकि बार बार डॉक्टर्स जो है उनके सभी पैमानों की जांच जो है करते हुए नजर आ रहे थे कि बुखार तो नहीं है, दिल किस तरीके से जो है वर्क कर रहा है, ब्रेन किस तरीके से जो है वर्क कर रहा है। लेकिन अंतिम समय में दुआओं का जो असर है वो देखने को जरूर मिलता हुआ नजर आया। इसलिए जो जिंदगी की जंग थी वो 10 अगस्त से अब तक राजू श्रीवास्तव जो है लड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आखिरकार आज 10:20 जो जिंदगी की जंग थी वो कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव जो है हारते हुए नजर आए हैं। ऐसे में एक डिटेल रिपोर्ट अभी हालांकि आना बाकी है कि किस तरीके से जो एम्स प्रशासन बताएगा कि क्या कुछ वाइटल्स थे, क्या कुछ जो पैरामीटर्स थे वो आज जो है काम करना बंद कर दिए थे, ताकि जो मौत है वो राजू श्रीवास्तव की जो है होती हुई जो है नजर आई है। स्पर्श, अब पार्थिव शरीर को घर कितने बजे तक ले जाया जाएगा, इसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, ये प्रोसीजर होता है। अब इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय जो है जरूर लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक विस्तृत रिपोर्ट बनेगी एम्स प्रशासन की तरफ से। और उसके बाद जो है पार्थिव शरीर को जो है जो घर है वो ले जाते हुए जो है नजर आएंगे। अब ये भी देखने वाली बात इसमें रहेगी कि उनका शरीर दिल्ली ले जाया जाता है, मुंबई, या फिर जहाँ के वो रहने वाले थे वहां लेकर जाया जाता है। लेकिन फिलहाल उनके परिवारजन अभी इस स्थिति में नहीं है कि इस तरह की बातें जो है साझा करते हुए नजर आए। लेकिन 58 साल की उम्र में जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है वो देशवासियों के लिए एक दुख की घड़ी जो है निश्चित तौर पर कही जा रही है। बिल्कुल, चलिए ठीक है स्पर्श, खबर पर अपडेट जरूर रखिएगा, आगे भी लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो ये दुखद सूचना है, अब हमारे बीच कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हैं। एएनआई के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज सुबह निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में राजू श्रीवास्तव भर्ती थे, लगभग 42 दिन से वो अस्पताल में भर्ती थे। और इसी बीच अभिनेता यशपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल जी, दुखद सूचना है, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे हैं। किस तरीके से उनको आप याद कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा वो इंडस्ट्री में रहे हैं और इंडस्ट्री के लिए भी काफी बड़ा लॉस हुआ है ये? बिल्कुल, मैं तो सच में अभी 1 मिनट पहले ही पता चला है मुझे, जस्ट आपने बताया है आपके लोगों ने। और मैं तो मतलब क्या बताऊं, क्योंकि काफी बार हम मिल चुके थे, काफी बार बातें होती थी, काफी मैं तो उन्हीं को जानता हूँ। पहला जो सबसे बड़ा फैन रहा हूँ अगर किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का, तो वो राजू श्रीवास्तव ही थे। और वाकई मैं क्या, बहुत करोड़ों लोग होंगे जी, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो सीजन था जब राजू श्रीवास्तव जी ने मतलब पूरा जीता था वो सीजन, वो कोई भी एपिसोड हमने छोड़ा नहीं था जी। और उसके बाद भी मतलब कई बार पार्टियों में और अवार्ड फंक्शन में कई बार मिलना हुआ। कमाल के जिंदा दिल इंसान थे, हंसते खिलाते, सबको हंसाते हुए जीते थे। यशपाल जी, ये जरूर कहा जा सकता है कि एक हंसमुख चेहरा और इतना मायूस करके हमारे बीच से वो जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कई अवार्ड फंक्शन में उनसे मिले होंगे, क्योंकि कॉमेडी के साथ साथ एक्टिंग भी और लोगों की नकल भी बड़ी अच्छी उतारा करते थे। और किस तरीके से उनको आप याद करेंगे? जी 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 बिल्कुल। कौन एक्टर है जिसकी उन्होंने कभी नकल नहीं की है या कॉपी नहीं की है सबको। और वही किस्सा कबीर का दोहा है ना कि ऐसे करनी करके लिए कि आप हंसे जग रोए, तो वही करके चले गए हैं वो। बिल्कुल। तो हमको सबको रुला करके हंसते हंसते चले गए हैं। एक छवि भी छोड़ गए हैं यूट्यूब पे या कहीं भी हम सर्च करके कभी भी उनको हंसते हंसाते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है यशपाल जी, नहीं है हमारे दिलों में तो अमर रहेंगे वो हमेशा। बिल्कुल। और इसी बीच मशहूर अभिनेत्री प्राची अधिकारी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्राची जी, एक दुखद सूचना है, अब राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक लंबे समय से वो हमारे बीच थे, जहां पर कॉमेडी किंग वो कहा जाते थे, और लेकिन अब उनका निधन हो गया है। किस तरीके से आप उनको याद करेंगी?
जी देखिए, ये बहुत ही दुखद समाचार है। हालांकि ऐसे अंदाजे लग रहे थे कि बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। फिर खबरें आई कि रिकवर हो रहे हैं, तो एक उम्मीद जगी कि इस तरह के केस जो आजकल बॉलीवुड नया चलन आया है, ये पहले तो मुझे एक संस्कृति लगती है। दूसरी चीज, मैं उनको ऐसे याद करती हूँ कि आज से 4-5 महीने पहले मेरी उनसे बात हुई थी फोन पे, और जब हम एक ग्रुप में जुड़े हुए थे, तो मैं चाह रही थी वो मेरे प्राइवेट यूट्यूब चैनल में आके भी मुझे साक्षात्कार दी। तो एक आध घंटा बात हुई, और वो इतनी कॉमेडी, इतनी जिंदा दिल की बातें कर रहे थे, और उनका इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि गुस्सा आते आते मुझे हंसी आ गई, और हमारी बात 1-1.5 घंटे चली। तो मैं तो उनको एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान के रूप में और बहुत ही स्मार्ट टैलेंटेड इंसान के रूप में याद करूंगी। और दूसरी चीज, वो जिस तरह से उनका काम था, और हर एक आर्टिस्ट की, एक्टर की मिमिक्री करना, या किसी को अगर वो गाँव की कोई बात बता रहे हैं, उसको बताते वक्त उस सीन को, चाहे वो लेडीज का हो या एक पूरी ड्रामा, एक सीन क्रिएट करना हो, वो इतना अच्छी तरह से करते थे कि ऐसा लगता था कि अगर वो किसी जानवर की बात करे तो ऐसा लगता था कि वो जानवर ने ऐसा करा होगा, किसी लेडी की बात करे तो लगता था कि गांव की भाभी और बौजी ऐसे बात करती होगी। तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट हमने खो दिया है। 1980 के दशक से इंडस्ट्री में जुड़े रहे, तो बहुत ही, मतलब मैं तो सोचती हूँ इंडस्ट्री का एक हास्य कलाकार का बहुत बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री में। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। ये बड़ी खबर, सीएम धामी का दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। काफी महत्वपूर्ण ये उनका दौरा है। आज किसाऊ परियोजना को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता रहे हैं कि जल शक्ति मंत्रालय के साथ ये मीटिंग होगी। काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है। हिमाचल और उत्तराखंड का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये, इस पर आज एमओयू साइन होना है। दोनों स्टेट को देना है। 35 साल से लंबित है किसाऊ परियोजना, इसको लेकर आज बैठक होनी है। सीएम धामी का दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। आज किसाऊ परियोजना को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जल शक्ति मंत्रालय के साथ ये मीटिंग होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक साथ आज मीटिंग करने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर सीएम धामी है। तो आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई, आपको बता देते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 18 अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब तक 41 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि मामले में 94.79% के तहत कार्रवाई यहां पर की गई है। 30 लाख का बैंक खातों में फ्रीज किए गए 21 आरोपियों की जुडिशियल रिमांड स्वीकृत की गई है। 18 अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। तो यूके एसएससी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। 41 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक हो चुकी है। मामले में 94 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। आयोग ने जारी किया भर्ती कैलेंडर। 7 अक्टूबर को पुलिस आरक्षी कैलेंडर यहां पर जारी हुआ है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को एग्जाम होने वाले हैं। उसको लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लेखपाल के लिए 14 अक्टूबर को कार्रवाई होगी। 8 जनवरी को एग्जाम होने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 21 अक्टूबर को फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम होने वाला है और 22 जनवरी को भी एग्जाम होंगे। तो लगातार कैलेंडर यहां पर जारी हो गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि अब कैलेंडर यहां पर जारी कर दिया गया है और तारीखों का ऐलान भी हो गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जहां एक तरफ यूकेएसएससी घोटाले को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और साथ ही साथ 41 से ज्यादा ऐसे आरोपी जिनकी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस मामले को लेकर? घोटाले में एसटीएफ ने 41 लोगों की अब तक गिरफ्तारी कर ली है और जिसमें 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। तो ये बड़ा अपडेट है और जिसमें 94 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। तो 30 बैंक खातों को यहां पर फ्रीज किया गया है, जिसमें संदिग्ध
लेन देन की यहाँ पर सूचना है एसटीएफ के पास में। तो तमाम बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की तरफ से यूके ट्रिपल एस भर्ती घोटाले को लेकर यहाँ पर लगातार की जा रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब इसमें ईडी को भी इन्वॉल्व करने की बात एसटीएफ की तरफ से आ रही है, क्योंकि जो भी लोग गिरफ्तारी में सामने आए हैं उनके पास अकूत संपत्ति का खुलासा यहाँ पर हुआ है एसटीएफ की जांच में। तो सीधे तौर पर अब ईडी भी इसमें जांच करेगी, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है एसटीएफ की तरफ से ईडी को सौंपने की बात आ रही है कि इन किन लोगों के पास कितनी कितनी संपत्ति अभी तक बरामद हुई है। और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट ये भी है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी अपनी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर यहां पर जारी कर दिया है। यूके ट्रिपल एस भर्ती घोटाले के बाद सामने आने के बाद सीधे तौर पर राज्य कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए यूके पीएससी के माध्यम से अब आगामी परीक्षाओं को कराने की बात की थी, जिसके माध्यम से देर रात को यूके पीएससी की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके अनुसार 3632 यहाँ पर परीक्षार्थियों को लेकर यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित होगी। 3632 जो विज्ञप्तियां हैं वो यहाँ पर जारी की जाएंगे। तो कुल मिलाकर 4 भर्ती परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी हो चुका है और आगामी जल्द से जल्द लगभग 7000 के करीब जो भर्तियां हैं वो यहाँ पर आयोजित होनी है। चलिए ठीक है जीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। though. I